हेलो गाइस, दिस इज जेस हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। तो एक बार फिर से हम आपके बीच हाईवे इंजीनियरिंग के एक नए लेक्चर के साथ मौजूद हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आईआरसी के अकॉर्डिंग, एनएचएआई के अकॉर्डिंग और सीआरआरआई के फंक्शंस और मोल्ड के फंक्शन, इन सारे फंक्शंस को, इन सारी जो भी संस्थाएं हैं इनके फंक्शंस को हमने पढ़ रखा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईआरसी के अकॉर्डिंग रोड्स का क्लासिफिकेशन, मतलब रोड को कितनी कैटेगरीज़ में बांटा गया है। तो रोड की 5 कैटेगरीज़ होती हैं जिसको हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक बार यहाँ पे फिर से पीछे हमने नागपुर रोड प्लान्स में उनके नाम को डिस्कस किया था, यहाँ पे हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि सब 5 कैटेगरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, देन उसके बाद हम 1 बाई 1 करके उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो पहला है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे शॉर्ट में इसे हम एनएच बोलते हैं। दूसरा स्टेट हाईवे, शॉर्ट में इसे हम एसएच के नाम से जानते हैं। थर्ड है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, शॉर्ट में इसे हम एमडीआर के नाम से जानेंगे। फोर्थ है आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसे ओडीआर बोलेंगे। और लास्ट है विलेज रोड्स, लास्ट है विलेज रोड्स, इसे हम वीआर के नाम से जानेंगे। तो टोटल ये 5 कैटेगरीज हैं जिनमें रोड्स को क्लासिफाई किया गया है। पहला नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और 5वां विलेज रोड्स। देखिए आपको इनके नाम इंग्लिश में और शॉर्ट में दोनों में याद रखने हैं, साथ के साथ हिंदी में भी हम आपको बता देंगे अभी। तो आइए 1 बाई 1 हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रोड का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, इनको बनवाता कौन है और ये किन किन जगहों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग है, नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये नागपुर रोड प्लान के अंतर्गत आता है। तो आइए 1 बाई 1 देख लेते हैं। बोला गया है कि आईआरसी की सलाह पर नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 5 श्रेणियों में रखा गया है। अब वो 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पहला राष्ट्रीय महामार्ग, जिसे हमने यहाँ पे नेशनल हाईवे का नाम दिया और इंग्लिश में इसे नेशनल हाईवे ही बोलते हैं, शॉर्ट में एनएच बोलते हैं। देखिए इनका जो निर्माण है, मेंटेनेंस, ये सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। सीपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म भी हमने पीछे डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। सीपीडब्ल्यूडी का जो मतलब होता है ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मतलब ये जो होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट होता है। तो इसका जो भी देखभाल है ये केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जो भी वर्क होते हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं। तो इनका निर्माण कौन कराता है? सीपीडब्ल्यूडी, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और इन्हें हम राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। उसके बाद ये सड़कें राज्यों की राजधानियों को, जो भी अलग अलग राज्य हैं उनकी जो राजधानियाँ हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। उनमें फिर उस राज्य में जो बड़े बड़े शहर होंगे
प्रमुख बंदरगाहों को तथा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को, मतलब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेस होंगे उनको भी जोड़ने का कार्य नेशनल हाईवे से किया जाता है। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि राज्यों की राजधानियाँ, बड़े शहर और प्रमुख बंदरगाह और सैनिक दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्लेस होंगे उनको जोड़ने का काम नेशनल हाईवे करता है। और इसको बनाने का काम और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो CPWD द्वारा किया जाता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। ये तो कॉमन चीज़ें हो गई, लेकिन अब सारे रोड्स तो बिटुमिनस ही होते हैं या फिर कंक्रीट के होते हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये नेशनल हाईवे है वो स्टेट हाईवे है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो रोड के किनारे पत्थर लगे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से एक पत्थर लगा होता है थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो उसमें क्या होता है कि ये पत्थर 2 कलर्स में होते हैं, 2 कलर्स में इन्हें कलर किया गया होता है। तो ये जो ऊपर वाला होता है ये पीले कलर में मिलेगा आपको और नीचे सफ़ेद कलर। तो अगर आपको किसी भी रोड के किनारे लगा हुआ पत्थर वो पीले रंग से और सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये नेशनल हाईवे है। तो आइए इसके बाद वाला नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, जो हमने बताया आपको कि इसके किनारे पे, रोड के किनारे जो भी पत्थर लगे होते हैं उन पे पीले और सफ़ेद कलर से कलर किया गया होता है। तो नेशनल हाईवे पर माइलस्टोन का रंग पीला तथा सफ़ेद होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य महामार्ग। राज्य महामार्ग को इंग्लिश में स्टेट हाईवे बोलते हैं और इसे शॉर्ट में हम SH के नाम से जानते हैं। देखिए, इनका निर्माण और रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए ये स्टेट हाईवे कहलाते हैं। ये राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालयों से तथा मुख्य नगरों से जोड़ने का काम करती हैं। देखिए, नेशनल हाईवे का जो काम था वो प्रत्येक राज्य की राजधानी को जोड़ने का काम था, लेकिन यहाँ पे है कि केवल एक राज्य की जो मेन राजधानी होगी उससे जो छोटे छोटे वहाँ पे नगर होंगे, जिला मुख्यालय होंगे, उनको जोड़ा जाता है। उनको जोड़ने के लिए जो रोड बनाई जाती है उसे हम स्टेट हाईवे नाम कहते हैं। और इनका जो निर्माण किया जाता है वो PWD द्वारा किया जाता है। PWD का फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसमें आपने PWD का तो नाम सुना रहा होगा, अक्सर कई बार सुना होगा, अनगिनत बार, लेकिन CPWD का नाम नहीं सुना होगा। दोनों का काम सेम है, ये भी सड़क बनवाते हैं, ये भी सड़क बनवाने का काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना सा है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ये राज्य स्तर पे काम करते हैं और ये केंद्र स्तर पर काम करते हैं। उसके बाद है कि इन पे, अब देखिए यहाँ पे जो पत्थर लगे होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला कलर होता है स्टेट हाईवे पे, अगर स्टेट हाईवे पे आप देखेंगे तो जो पत्थर होता है यहाँ पे ये हरे कलर में होगा, ग्रीन कलर में, और ये सफ़ेद सब में आपको कॉमन मिल जाएगा, बस चेंज होता है तो ये ऊपर वाला कलर चेंज होता है। तो स्टेट हाईवे में ये हरे कलर में और नीचे वाला सफ़ेद कलर में मिल जाएगा। तो यही बोला गया कि स्टेट हाईवे पर माइलस्टोन का रंग हरा तथा सफ़ेद होता है। आप बगल में फिगर भी देखते चलेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे रेड कलर से हमने कलर कर रखा है, लेकिन बीच में लिखा है कि हरा कलर। उसके बाद है मुख्य जिला सड़कें। मुख्य जिला सड़कें को हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं, 3rd मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है। शॉर्ट में इसे हम MDR के नाम से जानते हैं। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है। ये जो होती हैं इनका निर्माण जिला परिषद द्वारा किया जाता है और इन्हें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। अब ये क्या करती हैं कि ज़िले के अंदर जो भी मुख्य सिटी, मेन सिटी होगी उसको, उसके अंदर कोई इंडस्ट्री लगी है तो उसको, और तहसीलों को, अब हर ज़िले में 2 तहसील, 3 तहसील, 4 तहसील, वो ज़िले
के अकॉर्डिंग होती है। अगर ज़िला बड़ा है तो तहसीलें ज़्यादा होती हैं, ज़िला छोटा है तो 1 2 या 3 तहसीलें होती हैं। तो ज़िले के अंदर जो भी मेन शहर होंगे, मेन सिटी होगी, उनको जोड़ने का काम, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा या फिर इंडस्ट्रीज़ होंगी उनको जोड़ने का काम, और तहसीलों को ज़िला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप ये देख लीजिए कि कौन सी सड़क किसको जोड़ती है और इनको कौन बनवाता है, और माइलस्टोन का कलर क्या होता है। यहाँ पे माइलस्टोन जो पत्थर लगे होते हैं इनका कलर क्या होता है, इसी से आप रोड को पहचान सकते हैं। ठीक, उसके बाद है कि एमडीआर और डिस्ट्रिक्ट रोड के माइलस्टोन का रंग जो होता है नीला या फिर काला। आपको ये जो ऊपर वाला मिल जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में ये या तो नीले कलर का मिलेगा या फिर काले कलर का, और नीचे ये सफ़ेद सब में कॉमन होता है। तो आगे वही बोला गया है कि एमडीआर और डिस्ट्रिक्ट रोड के माइलस्टोन का रंग जो होता है वो नीला या काला, ऊपर आपको नीला या काला मिल जाएगा और नीचे का पार्ट जो होता है वो सफ़ेद होता है। उसके बाद है अन्य जिला सड़कें, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। फोर्थ हमने यहाँ पे बताया था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में। तो ये और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ऊपर वाला, ये दोनों, इनका दोनों का काम सेम होता है। बस क्या होता है कि ये अगर मेन मुख्यालय प्रमुख नगरों को या फिर जो बड़े मुख्यालय उनको जोड़ने का काम करते हैं, तो ये छोटे जो मुख्यालय होते हैं या कम महत्वपूर्ण, ये यहाँ पे लिखा गया है कि कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इनका यूज़ किया जाता है। बाकी माइलस्टोन का जो कलर होता है ओडीआर में भी एज एमडीआर ही होता है। तो ओडीआर के माइलस्टोन का रंग और एमडीआर के माइलस्टोन का रंग, दोनों का रंग सेम होता है। तो ओडीआर में भी जो माइलस्टोन लगा होगा उसमें नीला या काला और सफ़ेद पट्टी होगी, और एमडीआर में भी। तो वही बोला गया कि इनकी कम महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ओडीआर कहलाते हैं। और ये जो सबसे अलग चीज़ है इसमें ओडीआर से और एमडीआर से, वो ये है कि ये सड़कें हमेशा आपको एकल लेन में मिलेंगी। एकल लेन का मतलब होता है कि उसी एक ही रोड में, मान लीजिए ये आपकी रोड है, तो उसी रोड पे एक तरफ से आने का काम है तो दूसरी तरफ से जाने का काम। यहाँ पे कोई डिवाइडर जैसा नहीं होता है कि बीच में डिवाइडर बना है कि आने वाला इधर और जाने वाले इधर से, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें बिना डिवाइडर के होता है, एकल सिंगल लेन होता है। अब सिंगल लेन डबल लेन क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये होता है इनकी चौड़ाई के आधार पे इन्हें सिंगल लेन डबल लेन बोला जाता है। उसके बाद ट्रैफिक के बेसिस पर ही बोला जाता है। तो यहाँ पे जो मील के पत्थर होते हैं हमने पीछे बता रखा है कि सेम एज एमडीआर की तरह होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विलेज रोड। विलेज रोड्स जो होती हैं ज़िला परिषद द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा इनका निर्माण कराया जाता है, और इनका जो काम होता है वो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, या फिर गांव में एक गली से, बड़ी गली है कोई गली है तो उसको जोड़ने का काम जो है वो विलेज रोड द्वारा ही किया जाता है। और इन पे जो माइलस्टोन लगे होते हैं, माइलस्टोन का जो कलर होता है, माइलस्टोन का जो कलर होता है यहाँ पे लाल होता है, ऊपर लाल पट्टी होती है और नीचे सफ़ेद पट्टी होती है। देख लेते हैं इसको कि वे सड़कें जिनका निर्माण ग्राम पंचायत या जिला परिषद द्वारा, हमने बता दिया आपको कि इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो या तो ग्राम पंचायत देखती है, जिला परिषद द्वारा किया जाता है, और इन्हें विलेज रोड्स के नाम से जानते हैं। ये एक गांव से दूसरे गांव को अथवा नगरों से तथा रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों से जोड़ती हैं। मतलब ये होता है कि जो गांव है अगर उसके आसपास कोई रेलवे स्टेशन है या कोई बस अड्डा है तो उसको जोड़ने के लिए इनका हेल्प लिया जाता है, या फिर एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए भी ये अपना रोल अदा करती हैं, अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखती हैं। और इन पर जो माइलस्टोन लगा होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल और सफ़ेद। यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ये चीज़। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रोड्स। इसके बाद बात आती है मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का देखिए, मास का मतलब होता है अधिक, ज़्यादा। मास का मतलब होता है
अधिक या ज़्यादा। अब अधिक या ज़्यादा का मतलब ये है कि इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एक बार में काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। देखिए, अगर आप अपने वाहन से होंगे, मान लीजिए आपके पास 2 व्हीलर है, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, या फिर कार भी हो गई, तो क्या होगा, आप कार में 5 लोग 6 लोग मैक्सिमम आप उसकी जो कैपेसिटी होती है, या फिर आप बाइक से हैं तो 2 लोग 3 लोग। लेकिन अब उसे हम मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप जहाज़ से, हवाई जहाज़ से ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक बार में ये काफ़ी अधिक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा देते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ये तीनों मतलब जिसमें हम एक बार में ढेर सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, इसी को हम मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। क्या है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन या वाहनों के संयोजन से ले जाया जाता है। ठीक जैसे बसें हो गई, रेलवेज हो गए, या हवाई जहाज इत्यादि, इनके द्वारा, यहाँ भी हमने वो डिस्कस कर दिया कि बस द्वारा, ट्रेन द्वारा या जहाज़ द्वारा हम एक अधिक संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। मास ट्रांजिट शब्द का प्रयोग आमतौर पर बड़े पैमाने पर परिवहन के पर्याय के रूप में किया जाता है। पर्याय मतलब समानार्थक, मतलब समान अर्थ होता है इसका। तो अगर मास ट्रांसपोर्टेशन ना बोल के मास ट्रांजिट भी बोला जाता है, तब भी मतलब ये है कि इनका और इनका जो है वो समान अर्थ है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। इसके बाद है कि कई देशों में मास ट्रांजिट राष्ट्र की परिवहन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये ज़्यादातर क्या महत्वपूर्ण घटक इसलिए हो जाती है कि यहाँ पे अब जैसे अगर आप दो पहिया वाहन से अगर आप 60 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, अब अगर 60 लोगों को एक बार में ट्रेवल करना है और आप 2 व्हीलर से हैं, तो आपको मिनिमम 30 to 40 बाइक चाहिए होंगी। मतलब 30 से 40 बाइक अगर आपके पास होगी तो वहाँ पे आप 60 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब 30 से 40 बाइक अगर आप रोड पे ले जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ आप मान लीजिए अब 30 से 40 बाइक आप यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, तो ये तो हुई कि ये रोड पे स्पेस कवर करेंगी काफ़ी ज़्यादा। उसके साथ साथ ये फ्यूल कंजम्पशन भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। 30-40 बाइक्स में जो ईंधन लगेगा, जो पेट्रोल लगेगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप अगर केवल एक बस से ट्रेवल कर रहे हैं, इन 60 लोगों को आपको एक बस में ट्रेवल करना है, तो वो इतनी एरिया में आ जाएगी, ये इतना स्पेस आपका बच जाएगा। उसके साथ साथ ये फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, आपको केवल एक ड्राइवर की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा होते हैं मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। तो ये महत्वपूर्ण क्यों होता है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आइए हम इसके लाभ देख लेते हैं, लाभ क्या क्या हैं। देखिए एडवांटेज इसके क्या क्या हैं कि मास ट्रांसपोर्टेशन के मुख्य लाभ निम्न है। पहला कि एक बार में अधिक यात्रियों को ले जाया जा सकता है, क्लियर। यात्रियों पर आने वाला खर्च कम होगा, ये भी हमने आपको बता दिया कैसे कम होगा। निजी वाहनों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम जगह लेता है, ये सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद प्रति व्यक्ति यह निजी वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। अब अगर एक ही वाहन से चलेंगे तो उसमें से जो भी धुआं निकलने वाला है, जो स्मोक निकलेगा, वो कम निकलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा हैं आपके पास, तो वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाएंगी। अब लंबी यात्रा में सुखदायक भी होते हैं। अगर आप बस से जा रहे हैं या फिर ट्रेन में, तो अगर आपको एक लंबी ट्रैवलिंग करनी है तो आप इस पर सो भी जाते हैं। लेकिन अगर आप बाइक से हैं तो उस पर अगर आप सोएंगे तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए
ये लंबी यात्रा के लिए सुखदायक भी होता है। और कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो मास ट्रांजिट सिस्टम या मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो हुए इसके लाभ। इसके अलावा इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, तो आइए हानियाँ देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला है कि यह केवल उन क्षेत्रों में संभव है जहाँ अधिक आबादी है। सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लीजिए जिस क्षेत्र में ज़्यादा आबादी है और वहाँ पे हम स्टेशन बना देंगे तो वो प्रॉपरली चलेगा, रन करेगा। लेकिन अगर ऐसी जगह से हम रेलवे स्टेशन को निकालते हैं जहाँ पे आबादी ही नहीं है, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। या फिर बस अड्डा ही है, अगर जिस जगह पे नंबर ऑफ़ पीपल्स ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे बस अड्डा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जहाँ ज़्यादा आबादी है केवल ये वहीं पे, कम आबादी के लिए ये सही नहीं होता है। उसके बाद इस सिस्टम के निर्माण में और संचालन में काफ़ी ज़्यादा महंगाई भी आती है। अब ऑन एन एवरेज अगर हम केवल पीछे वाले एग्जांपल से कंपेयर करने की कोशिश करें कि अगर मान लीजिए आपको 30 बाइक ख़रीदनी है, तो 30 बाइक लगभग आपको 27 से 30 लाख के बीच में मिल जाएगी अगर आप नॉर्मल बाइक लेते हैं तो। लेकिन वहीं पे अगर आपको एक बस ख़रीदनी है तो बस के लिए कम से कम आपके पास 70 से 80 लाख रुपए होने चाहिए, तब आपको एक अच्छी बस मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये सिस्टम थोड़ा सा महंगा पड़ता है, थोड़ा सा क्या काफ़ी महंगा पड़ता है। उसके बाद आपको बस के प्रॉपर मतलब चलाने के लिए, उसके बाद रोकने के लिए एक बस अड्डा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाइक से हैं तो बाइक को रोकने के लिए कोई भी इस तरह की जगह नहीं बनानी जहाँ पे उसके लिए यात्री वेट करते हों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जन परिवहन असुविधाजनक व भीड़ भाड़ से युक्त हो सकती है। अब ये है कि मान लीजिए कहीं बस रास्ते में खड़ी कर दी गई, तो उसके पीछे की जो ट्रैफिक होगी वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि बस ना निकल जाए। तो भीड़ भाड़ भी ये उत्पन्न कर सकती है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट कि इस प्रणाली में वाहन अपने निर्धारित समय पर ही चलाए जाते हैं। अब अगर बस का या ट्रेन का या जहाज़ का जो टाइमिंग है वो इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए किसी को इमरजेंसी है और उसे 8 बजे जाना है, 8 बजे शाम को जाना है और ट्रेन की टाइमिंग 9 बजे है, तो उस व्यक्ति के लिए वो ट्रेन 8 बजे नहीं निकलेगी, वो अपने फ़िक्स टाइम पे निकलेगी। या फिर बस का भी टाइमिंग फ़िक्स होता है। वहीं पे अगर आप एयरवेज से जा रहे हैं हवाई जहाज़ के थ्रू, तो उसका भी टाइमिंग फ़िक्स होता है। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो इसकी हानियाँ भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्मार्ट हाईवेज़ के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं थी, इजी था जो भी था। टाइप्स ऑफ रोड भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।